अगला क्वेश्चन, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है ना। कोई जो है क्रिएटिव बच्चा है, इसका पहचान आप कैसे करेंगे, उसका प्रमुख लक्षण क्या है बोल रहा है। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण है ना, क्या होगा। कम परिज्ञानता या बोधगम्यता होगा उसमें, या अपसारी चिंतन होगा, या अति सक्रियता होगा, या असतर्कता होगा। ठीक है, तो ये तो सीधा सी बात है ना। दिख जा रहा है अपसारी चिंतन होगा, है ना। मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग, अलग अलग दिशा में वो सोच चलेगा उसका, है ना। देखिए सृजनात्मकता से ही शब्द से ही स्पष्ट है, क्रिएटिविटी से ही, कि बच्चा क्रिएटिव है, नया नया डायलॉग डेवलप करता है, जो है इंस्ट्रूमेंट या थ्योरी, या फिर ऐसा, मतलब उसका दिमाग अलग ढंग से चलता है, नया क्रिएटिव कुछ नया करने का उसका दिमाग चलता है। तो उसका जो थिंकिंग होगा डाइवर्जेंट होगा ना, भिन्न भिन्न दिशाओं में चलेगा, एकदम अलग से थिंकिंग होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विभिन्न पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक अध्यापक को, है ना, विभिन्न पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को, अलग अलग पृष्ठभूमि वाले जो है स्टूडेंट होंगे, है ना, जो लर्नर होंगे। देखिए किसी का जो है पृष्ठभूमि अच्छा होगा, यानी अमीर घर से होगा, कोई कमजोर घर से होगा, किसी का धर्म जाति सब अलग अलग होगा, कोई लड़की होगी कोई लड़का होगा। तो ये अलग अलग बच्चों सभी को संबोधित करते हुए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, यानी जो डाइवर्जेंट मतलब होंगे ना टॉपिक, उस पर बातचीत नहीं करना चाहिए। ये विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए, ये सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे कथन का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, फिर ये भी नहीं हो सकता, तो क्या होगा। देखिए ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, है ना। अलग अलग चूंकि वो अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, बिलोंग करते हैं बच्चे, तो उनके सभी के बैकग्राउंड से रिलेटेड कुछ ना कुछ एग्जाम्पल देने चाहिए, ताकि वो जल्दी से कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है, जल्दी से सीख पाएँ। वो जिस बैकग्राउंड से हैं वहाँ से संबंधित क्वेश्चन पूछने चाहिए, या उसका एग्जाम्पल लेना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को, है ना, किस प्रकार से, ठीक है, और अच्छे से उसको डेवलप किया जा सकता है, सुसाध्य किया जा सकता है। लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। ठीक है, और समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहिए, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, यह विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर, है ना। तो सीधी सी बात है। देखिए ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसमें कौन सा ज़्यादा सही लग रहा है, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, है ना। इनकरेजिंग यूज़ ऑफ एनालॉजीज, है ना। ठीक है, एनालॉगी के जो है इस्तेमाल को बढ़ावा देकर समस्या समाधान या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को, है ना, बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक है, सुसाध्य किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम की अभिक्रिया को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, यानी लर्निंग प्रोसेस को, है ना, उसको हमेशा कंटिन्यू किस प्रकार बनाया जा सकता है। अधिगम की अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन को हमेशा सीखने के लिए मोटिवेट किस प्रकार किया जा सकता है। दंड देकर तो नहीं किया जा सकता, प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। ठीक है, ये है फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, है ना। ठीक है, बहुत आसान क्रियाकलाप देंगे तब तो नहीं होगा, यंत्रवाद को जोड़ देंगे तब भी नहीं होगा। ठीक है, उस हमेशा मोटिवेट कैसे रहेंगे, कि जब उनको फोकस करना चाहिए, मतलब जो जिस काम में वो मास्टर हैं उसको ऐसा गोल सेट करके कि इसको और आगे आगे बढ़ाते हुए, गोल को आगे आगे ले जाते हुए, है ना, उनको मोटिवेट करना चाहिए। एक गोल को अचीव करने के बाद दूसरा गोल दे करके फिर ऐसे आगे आगे, है ना, उसको बढ़ाते रहना चाहिए उनके अधिगम की अभिक्रिया को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, शर्मिंदगी। शर्मिंदगी क्या है ना, इसका संज्ञान से कोई संबंध नहीं है ना, सेम का शर्मिंदगी का, या ये संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, या बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, ये तो नहीं हो सकता। शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। किसी भी बच्चे को, है ना, शर्मिंदा महसूस नहीं कराना चाहिए। ठीक है,
ये तो भी गलत है, ऑप्शन 2 सही है ना। संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है, शर्मिंदगी का या सेम का जो है ना कॉग्निशन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है, नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो शर्मिंदा नहीं करना चाहिए किसी भी बच्चे को, ये क्लास के सामने डांटना ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है ना, लर्निंग टीचिंग प्रोसेस का जो है सबसे इफेक्टिव मेथड कौन सा है, प्रभावशाली माध्यम कौन सा है, ठीक है। विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना तो नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद क्या है, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, ये है ना, जो है रिलेशन खोजना, अलग अलग कॉन्सेप्ट के बीच में ना रिलेशन खोजना, ठीक है, ये सब नहीं है, ठीक है। जो अधिगम अध्यापन का सबसे महत्वपूर्ण तरीका यही है कि जो अलग अलग कॉन्सेप्ट है ना उनके बीच रिलेशन खोजना, है ना, समस्याओं के बीच में, और उसका आंसर क्या हो सकता है, इसका रिलेशन खोजना अलग अलग अवधारणाओं के बीच में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक अध्यापिका को दिए गए किसी क्रियाकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि देखिए किसी क्रियाकलाप में छात्र त्रुटि करते हैं कि नहीं उसका विश्लेषण करना चाहिए, ठीक है। क्यों करना चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है, दंड देना जरूरी तो नहीं है ना, समझाया भी जा सकता है, ठीक है। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, ये सही है, ठीक है। त्रुटियों का समझ होना चाहिए कि वो त्रुटि क्यों कर रहा है या किस जगह पर कर रहा है। अगर आपको समझ में आ जाएगा कि बालक या बच्चा जो है त्रुटि क्यों कर रहा है, किस जगह पर कर रहा है, तो आप उसके अनुसार उसके लिए है ना तरीका ढूंढेंगे कि उसको किस प्रकार सुधारा जाए, ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों नहीं है, इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने के लिए छात्रों को अलग कर सकती है, नहीं ऐसा क्यों करेंगे, ठीक है। सभी को समान रूप से शिक्षा देनी चाहिए और सभी के उन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए, ठीक है, टीचर को। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, कब कठिनाई होती है, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाती है, सही उत्तर है ना, सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किए जाएंगे तो कठिनाई होती है, ठीक है। इसलिए उसको एक क्रम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ठीक है, क्रम में है ना, एक दूसरे से रिलेट करके सूचना को प्रस्तुत करेंगे तो सही होता है। जैसे आप मान लेते हैं हम कि किसी में परमाणु मॉडल समझा रहे हैं ना, विज्ञान में फिजिक्स में परमाणु मॉडल समझा रहे हैं, तो पहले आप अलग अलग एकदम बता देंगे, है ना, कि बोर एटम मॉडल को अलग से, फिर डाल्टन के मॉडल को अलग से, रदरफोर्ड के मॉडल को अलग से, तो उनको समझ में नहीं आएगा। उसको एक क्रम से या एक कहानी के जैसे बताइए कि पहले ये मॉडल आया, फिर उसके बाद ये मॉडल आया, इसमें कुछ गलती था तो दूसरा मॉडल आया, फिर इसमें भी गलती निकल गया तो तीसरा मॉडल आया, फिर इसमें भी गलती निकल गया तो चौथा मॉडल आया। इस प्रकार से आप उसको क्रम में बताएंगे ना, टुकड़ों में नहीं, क्रम से ऐसे जोड़ करके, तो बच्चों को आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी होती है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था है ना जो है कौन सी होती है, उच्च उत्तेजना या उच्च भय, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। निम्न उत्तेजना उच्च भय, ये भी नहीं है सही। संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं, ये सबसे बेस्ट समझने का जो कंडीशन होता है, इस कंडीशन में सबसे अधिक अच्छा समझ में आता है, ठीक है। जब बच्चा जो है ना संतुलित उत्तेजना हो उसमें, है ना, एकदम उत्तेजित ना हो, एकदम एक्साइटेड ना हो किसी भी चीज़ को लेकर के, या संतुलित हो, उसका मतलब एक्साइटमेंट संतुलित हो और कोई भी भय ना हो, बिल्कुल डर ना हो उसको, ठीक है, बिल्कुल भी है ना डर ना हो, मोटिवेशन होना चाहिए लेकिन एकदम मॉडरेट मध्यम मोटिवेशन होना चाहिए या उत्तेजना होना चाहिए, और उसके मन में किसी भी चीज़ को लेकर के कोई भय नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, है ना, बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, ऐसे कैसे हो सकता है, ज्ञान की संरचना में बच्चों की भूमिका तो होगी ही, है ना। फिर बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, ऐसा जरूरी भी नहीं है कि सभी बच्चे वयस्कों पर ही निर्भर रहें, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ये सही है, ठीक है। अधिगम की संरचनात्मक विचार का यह सुझाव देता है कि बच्चे जो है सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ठीक है, सक्रिय भूमिका निभाते हैं बच्चे सीखने में, ठीक है, अधिगम में या सीखने में, लर्निंग में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम के लिए
निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? अधिगम के लिए, है ना, सीखने के लिए, लर्निंग के लिए कौन सी अभिधारणा जो है उपयुक्त है? ठीक है। योग्यता सुधार्य है ना। योग्यता यानी एबिलिटी को जो है ना इम्प्रूव किया जा सकता है, उसको बदला जा सकता है, डाइवर्ट किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है ना, और बढ़ाया जा सकता है, यह सही है। ठीक है। योग्यता अटल नहीं होता है ना। हम एक किसी कोई एबिलिटी किसी बच्चे में है तो वो कभी नहीं बदलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है ना। ऐसा भी आपने देखा होगा एग्जाम्पल कि जब जैसे बच्चे प्राइमरी तक, मिडिल तक या स्कूल तक एकदम इंटेलिजेंट रहते हैं, है ना, उसके बाद में कॉलेज में आते हैं तो थोड़े डल होते जाते हैं, और जब आगे बढ़ते जाते हैं तो और डल होते जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बच्चे एकदम गधे रहते हैं, है ना, स्कूल लेवल तक, वो कॉलेज में आकर बहुत अच्छे से पढ़ने लगते हैं। ठीक है। उसके बाद और आगे के फील्ड में जब जॉब करने जाते हैं या कोई रिसर्च करने जाते हैं तो और अच्छा करते हैं। ठीक है। जैसे आइंस्टीन के एग्जाम्पल से ही समझ सकते हैं कि वो एग्जाम में पास नहीं होते थे जब स्कूल में होते थे, तो और बाद में बने तो साइंटिस्ट, है ना, सबसे बड़े समझ सकते हैं फिजिक्स के साइंटिस्ट बोला जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। तो इस प्रकार से ऐसे भी होता है ना, एबिलिटी जो है, योग्यता सुधार्य होता है, सुधर सकता है ना, अटल नहीं होता, प्रयासों से भी फर्क पड़ता है, और असफलता अनियंत्रित है नहीं, असफलता को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है। अनकंट्रोलेबल नहीं होता है। ठीक है। तो ऑप्शन जो वन है करेक्ट है। ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? ठीक है। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने में, है ना, संकल्पनात्मक समझदारी को बढ़ाने में सहायक है। प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, ठीक है, ये तो नहीं है। पाठ्यक्रम केंद्रित शिक्षा शास्त्र, ये भी नहीं है। बारंबार परीक्षा बार बार ले करके क्या कर लेंगे आप? ठीक है, ये सही नहीं है। अन्वेषण और संवाद, ठीक है, मतलब कि खोज करना चाहिए, इंक्वायरी करना चाहिए, या जो है ना, अनुसंधान करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, और संवाद करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, है ना। तो ये समझ को बढ़ाने में, संकल्पनात्मक यानी कॉन्सेप्ट को बढ़ाने में मदद करता है। किसी भी चीज़ को लेकर के कोई कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जैसे न्यूटन के नियम में, है ना, न्यूटन के नियम के कॉन्सेप्ट को समझना है तो बार बार उसको प्रैक्टिस करके, अलग अलग एग्जाम्पलों में लगा करके, ठीक है, और बातचीत करके, है ना, लोगों से डिस्कस करके उसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। ऑप्शन फोर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार ये इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या है, यानी खुद से बात करना क्या है, क्या चीज को दर्शाता है? देखिए, साइना जो है ना, किसी एक समस्या है उसको समाधान कर रही है उसका, तो उस दौरान वो प्लानिंग कर रही है खुद से बात करती हुई कि मैं ऐसे करूंगी, फिर उसके बाद ऐसे करूंगी, फिर उसके बाद ऐसे करूंगी। ठीक है, खुद से बात कर रही। तो ये लेव वाइगोत्स्की के अनुसार उस बताना है कि ये क्या चीज को दर्शाता है। संज्ञानात्मक अपरिपक्वता को, या स्वयं स्व नियमन को, या आत्म केंद्रिता को, या मनोवैज्ञानिक विकार को, किस चीज को यह जो है दर्शाता है? ठीक है। तो इसका सही उत्तर है मनोवैज्ञानिक विकार, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, इसको दर्शाता है। ठीक, सॉरी 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 सॉरी, मुझसे मिस्टेक, बाई मिस्टेक, ये है स्व नियमन, है ना, गलत आंसर चूज कर लिया था। मनोवैज्ञानिक विकार विकार नहीं है। ठीक है, खुद से बात करना कोई विकार नहीं है। ठीक है, स्व नियमन यानी सेल्फ रेगुलेशन, खुद को रेगुलेट कर रही है। ठीक है, कि मतलब मैं ऐसे ऐसे काम करूंगी करके हम ना, एक समझ सकते हैं प्लानिंग बना रही है। ठीक है, प्लान कर रही है कि ऐसा करेंगे, तो उसको बोला जाता है स्वनियमन, खुद को, है ना, रेगुलेट करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए, है ना, मूल्यांकन पद्धतियों का क्या लक्ष्य होना चाहिए? विद्यार्थियों को नामांकित करना, योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को अलग अलग विभाजित करना नहीं, विद्यार्थियों को ऐसे अलग अलग विभाजित नहीं करना चाहिए। ठीक है। विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। ठीक है, मूल्यांकन का यह उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, कि विद्यार्थियों को क्या ज़रूरतें हैं, जैसे कोई कमज़ोर है तो उसको ज़रूरत है कि उसको और अच्छी शिक्षा दी जाए, और अच्छे से या अलग ढंग से पढ़ाया जाए, है ना। तो मूल्यांकन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि उसमें क्या
त्रुटि है और उसको हम कैसे सुधारें। ठीक है, बच्चों में क्या कमी है उसको कैसे सुधारें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है ना। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को, अलग अलग बच्चों में अलग अलग भिन्नता होता है, तो उसको किस प्रकार, किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है। केवल आनुवांशिकता पर, ये तो सही नहीं है। केवल पर्यावरण पर, पर्यावरण ही जो है उसको इफेक्ट नहीं करता, और भी बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। ठीक है, न आनुवांशिकता न पर्यावरण पर, ऐसा भी नहीं हो सकता। ठीक है, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, ये सही है। ठीक है, जो बच्चों का विकास है ना, उसके व्यक्तिगत भी भिन्नता होता है, सभी में अलग अलग भिन्नता होता है। प्रत्येक बच्चे के विकास का दर अलग होता है और उनमें भी व्यक्तिगत भिन्नता होती है। तो इसको जो आनुवांशिकता भी प्रभावित करता है और बाह्य पर्यावरण भी, आसपास का वातावरण भी प्रभावित करता है। तो दोनों का जो है मिश्रित फल होता है। ठीक है, दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, आगे के जो पार्ट हैं, इंग्लिश वाला पार्ट और हिंदी वाला पार्ट, ये सबको दूसरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी आपका सजेशन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।